मॉलिक्यूल का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगाया और हमें फाइनल आंसर आ रहा है। एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, गॉश कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम ही है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ABCDEFGH सारे मॉलिक्यूल्स दिए, हमें बस फाइंड आउट करते जाना है कि एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी जेई केमिस्ट्री की तैयारी? मैं हूं पवन। आज आपके सामने मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया है। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं हमेशा इस चैप्टर को फाउंडेशन चैप्टर बुलाता हूं, क्योंकि अगर ये एक चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए हम इस चैप्टर से आज बेस्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए एक लिंक डाला है। लिंक पे प्रेस करते ही सीरीज ऑफ क्वेश्चंस खुल जाएगा। उस टेस्ट का नाम है टैप एंड टेस्ट। ठीक है, हम उसी लिंक से कुछ क्वेश्चंस लेके इधर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे तो आप उस लिंक पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए पहले हम जाएंगे जेई ट्रेंड एनालिसिस के तरफ। ये एक बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट आ सकता है, या तो कॉन्सेप्ट का यूज किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस में भी हो सकता है। ठीक है, हमने इस चैप्टर को बेसिकली 3 क्लासिफिकेशंस किया है। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। इस पार्ट में देखिए 21% ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। आइसोमरिज्म का वेटेज है अराउंड 10%, और रिमेनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और वेटेज है देखिए 70%। तो ये इस चैप्टर का जेई ट्रेंड एनालिसिस है। बेसिकली आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पहला क्वेश्चन ये है। देखिए PYQ है, बहुत रीसेंट वाला है, 2025 में आया है। द अल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स इज, और ये सारे IUPAC नेम्स दिए गए हैं। पहले ये समझेंगे कि सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है। हमें समझना जरूरी है कि सेकेंडरी कार्बन क्या होता है। देखिए अगर एक अल्केन है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, जो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी कार्बन हो गया। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है विच इज लिंक्ड टू ओनली 1 अदर कार्बन, तो ये प्राइमरी हो गया। जो कार्बन 3 और कार्बन से लिंक्ड है तो वो हो गया टर्शरी कार्बन। और हाइड्रोजन, दोस हाइड्रोजन्स लिंक्ड टू द रेस्पेक्टिव कार्बन आर गिवन द सेम नेम। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन पे है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन्स है, जो हाइड्रोजन्स प्राइमरी कार्बन पे है वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स है। ठीक है, तो अब आएंगे ऑप्शंस के तरफ। पहला ऑप्शन है 4 इथाइल 3,4 डाइमीथाइल ऑक्टेन। ठीक है, सो ऑक्टेन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा ऑक्टेन हो गया। 3,4 डाइमीथाइल, सो 1 2 3 4, सो 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन में
एक एक मीथाइल ग्रुप हो गया एंड फोर्थ पोजीशन में एक इथाइल ग्रुप भी है। सो 1 2 3 4 तो इथाइल ग्रुप भी है। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये प्राइमरी कार्बन है बिकॉज इट इज लिंक्ड टू वन मोर कार्बन, सही है ना। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, लेकिन इस सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट। और ये भी सेकेंडरी कार्बन है जिस पे 2 हाइड्रोजन है। तो हमें ऑलरेडी 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन 2,2,4,4 टेट्रामीथाइल हेक्सेन। तो हेक्सेन लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हेक्सेन हो गया। 2,2,4,4 टेट्रामीथाइल, 2,2,4,4 टेट्रामीथाइल। ठीक है, तो यहां पे ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। ये हो गया क्वाटरनरी कार्बन क्योंकि दिस कार्बन इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन्स। ये दोनों फिर से प्राइमरी कार्बन है, ये फिर से सेकेंडरी कार्बन है और इस पे 2 और हाइड्रोजन है। तो क्या हो गया, फिर से हमें 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो हम सेकेंड ऑप्शन को भी नहीं चुन सकते। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे 2,2,3,3 टेट्रामीथाइल पेंटेन। सो 2,2 पेंटेन लिख लेंगे 1 2 3 4 5, करेक्ट। सो 2,2,3,3 टेट्रामीथाइल, तो ये क्या हो गया 2,2 3,3, ये हो गया करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये क्वाटरनरी कार्बन है, ये भी क्वाटरनरी कार्बन है, और ये सारे प्राइमरी कार्बन है, और ये प्राइमरी एंड प्राइमरी। तो पूरे मॉलिक्यूल में एक ही सेकेंडरी कार्बन है और उस सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो पूरे मॉलिक्यूल में 2 ही सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो अल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, तो हमारा आंसर हमें मिल गया है विच इज ऑप्शन 3। फिर भी फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेंगे जस्ट फॉर नॉलेज, 2,2 4,5 टेट्रामीथाइल हेप्टेन। तो इसमें भी अगर आप स्ट्रक्चर लिखोगे और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एनालाइज करोगे तो भी इसमें आंसर नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 2,2,3,3 टेट्रामीथाइल पेंटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉमेनक्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर के नीचे पूछे जाते हैं। सो चलिए अगेन ए PYQ 2025 वाला PYQ, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। इस कंपाउंड में देखिए एक हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बन चेन है, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और ये एक ब्रांच है, करेक्ट। तो यूजुअली कैसे हम नेमिंग करेंगे? पहले आइडेंटिफाई करेंगे पेरेंट चेन, करेक्ट। तो पेरेंट चेन क्या हो गया? ये हो गया। क्यों? क्योंकि वी हैव टू इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज इन द पेरेंट चेन। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो है ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, सही है ना। तो ये है पेरेंट चेन एंड ये है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट में भी कार्बन है, तो उसको भी हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे तो बेहतर है। तो आई विल चेंज द पेरेंट चेन नाउ, दिस इज नॉट द पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, करेक्ट। तो बाद में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये एक मीथाइल ग्रुप और ये एक मीथाइल ग्रुप, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी। सो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6th पोजीशन में जो ग्रुप है उसका नाम है मीथॉक्सी कार्बोनिल, क्योंकि हाउ डू वी राइट COOCH3, C डबल बॉन्ड वो
OCH3, OCH3 हो गया मीथॉक्सी एंड C डबल बॉन्ड का नाम है कार्बोनिल, सो मीथॉक्सी कार्बोनिल। तो 6th पोजीशन में मीथॉक्सी कार्बोनिल है। 2,5 इन दोनों पोजीशन में मीथाइल है, तो 2,5 डाई मीथाइल हेक्सानोइक एसिड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमरिज्म। फिर से 2025 का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर। तो ए बी सी डी ई सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चुनना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है प्रोपीन शोस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए प्रोपीन हम कैसे लिखेंगे, दिस इज द प्रोपीन, करेक्ट। जो डबल बॉन्ड में कार्बन इन्वॉल्व है उस पे दोनों हाइड्रोजन है, करेक्ट। सो इफ देर आर सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑन द कार्बन इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। ये तो सही है ना, हम ट्रांस कैसे लिखेंगे, अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये एक ग्रुप ऊपर लिखेंगे और दूसरा ग्रुप ऑपोजिट साइड में नीचे लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट उनका सही है। cis-butene has higher dipole moment than trans-butene। cis-butene कैसे लिखेंगे, cis-butene में भी हम दोनों ग्रुप ऊपर लिखेंगे जो सेम टाइप है, करेक्ट। ऐसे लिखेंगे हम cis का स्ट्रक्चर, और ट्रांस का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे ऐसे। तो cis में क्या होगा, डाइपोल्स विल नेवर गेट कैंसल्ड, लेकिन ट्रांस में क्या होगा, डाइपोल कैंसल हो जाएगा। तो cis-butene हैज हाइयर डाइपोल मोमेंट देन trans-butene। तो ये इनका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, 2-methyl-butene shows 2 geometrical isomers। 2-methyl-butene, तो ब्यूटटूइन क्या है, ब्यूटटूइन इज 1 2 3 4 ब्यूटटूइन। इस पे एक दूसरे पोजीशन में इन्होंने मीथाइल ग्रुप दिया है। 2-methyl-butene शोस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो यहां पे क्या है, CH3 है ये भी, तो इस कार्बन पे 2 सेम टाइप ऑफ ग्रुप आ गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा ही नहीं सकता। तो डी इनका स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। ई, ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर, ये भी गलत है, क्योंकि ट्रांस आइसोमर में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक है, तो पैकिंग बहुत अच्छा है, इसके कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है ट्रांस का। लेकिन इन्होंने दिया है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से कम होगा, तो ये स्टेटमेंट भी इनका गलत है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चाहिए। तो ए इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, ई इनकरेक्ट है, करेक्ट। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो हमें ये ऑप्शन ये में दिख रहा है, तो ए डी एंड ई आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आगे बढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन हमने आइसोमरिज्म के अंडर लिया है। हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है, ठीक है। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूल दिया है उन्होंने, उसमें कोई काइरल कार्बन है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। पहले हम स्टीरियो सेंटर देख लेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के फेवर में है। ओके, तो यहां पे देखिए इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है, और इस कार्बन पे भी हमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन है, ये पूरा बड़ा ग्रुप है, तो दिस इज ए स्टीरियो सेंटर। तो ये सिस ट्रांस बना सकता है, एक सिस आइसोमर आएगा, एक ट्रांस आइसोमर आएगा।
तो 2 आइसोमर हो गए। और अगर मैं फिर से इस मॉलिक्यूल को देखूं तो क्या मुझे कोई कायरल कार्बन नजर आ रहा है? हाँ, यहां पे जो है, करेक्ट। देखिए 4 अलग अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, दूसरे बगल में CH3 है और इस तरफ ये पूरा बड़ा ग्रुप है। तो ये कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है तो एक स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रा रोटेटरी, एक स्ट्रक्चर लीवो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 मिलेंगे एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें 2 मिलेंगे। तो कंप्लीट नंबर, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 4 हो गए। तो हेंस वी आर सेलेक्टिंग ऑप्शन डी। तो ये था 2025 से 2 क्वेश्चंस अंडर द टॉपिक ऑफ आइसोमरिज्म। अब दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन X विथ मोलार मास 80 ग्राम पर मोल। तो एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलार मास 80 ग्राम पर मोल है एंड 90% कार्बन है। तो ये भी इन्होंने दिया है। और मॉलिक्यूल क्या है? हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो टोटल मास कितना है? 80, और उसमें से 90% क्या है? कार्बन, करेक्ट। तो समझिए 90% मतलब क्या है? 90 पर 100%, वर्ड का मीनिंग ही वही है, पर 100। सो 90% ऑफ द टोटल वेट विच इज 80 ग्राम क्या है? कार्बन है, करेक्ट। और ये क्या आएगा? दिस इज नथिंग बट 72 ग्राम, करेक्ट। इफ 72 ग्राम इज कार्बन, 1 ग्राम का वेट क्या है? 12 ग्राम। तो डिवाइडेड बाई अगर हम 12 करेंगे तो कितने कार्बन्स है? 6 कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स है। तो कार्बन का अकाउंट मिल गया हमें, करेक्ट। अगर 90% कार्बन है तो इसका मतलब है बाकी 10% क्या है? बाकी 10% तो हाइड्रोजन है। बाकी 10%, 80 ग्राम का 10% हाइड्रोजन है, करेक्ट, इज इक्वल टू हाइड्रोजन। तो ये कितना आएगा? ये 8 आएगा, 8 हाइड्रोजन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स। मतलब मॉलिक्यूल क्या है? C6H8, करेक्ट। सो कार्बन का वैल्यू हमें 6 मिला था, हाइड्रोजन का वैल्यू 8 आ रहा है। तो मॉलिक्यूल क्या है? C6H8। तो इसका इन्होंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है C+1 माइनस H+X/2 प्लस N/2। H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हैलोजन, करेक्ट। कार्बन कितने हैं? 6 है, 6 + 1 माइनस हैलोजन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 8/2 प्लस ये तो हो गया 0 क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है। तो ये क्या हो गया? 6 + 1 7, करेक्ट। सो 7 माइनस 4, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या है? 3। ओके, होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। पहले हमने मॉलिक्यूल का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगाया और हमें फाइनल आंसर आ रहा है 3। ठीक है, आपको मान लो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब जानना है तो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप में एक फीचर है कॉल्ड एज आस्किट, उसका नाम है आस्किट। ठीक है, आस्किट पे आप डायरेक्ट चैट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि डिग्री, व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएगा, रिलेटेड क्वेश्चंस देगा और अगर रिलेटेड वीडियोस है उसका लिंक भी आपको दे देगा। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या जो भी कॉन्सेप्ट आपको जानना हो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आस्किट करके आप एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप में फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक स्पेशल फीचर है हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप में। तो जो भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आस्किट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक 2023 का फिर से PYQ क्वेश्चन ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मेशंस विल बी द मोस्ट स्टेबल? ओके, कॉन्फॉर्मेशंस हमें पता है, कॉन्फॉर्मेशंस आर ऑफ द टाइप एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, गॉश कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, करेक्ट।
ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। देखिए मीथाइल ग्रुप है, मीथाइल ग्रुप है, दोनों डेड ऑपोजिट है, एंगल इज 180 डिग्री, करेक्ट। लेकिन यहां पे सामने वाले कार्बन का मीथाइल और द मीथाइल ग्रुप बिहाइंड, ओके, ये दोनों आमने सामने है, करेक्ट। यहां पे आमने सामने तो नहीं है लेकिन डेड ऑपोजिट भी नहीं है, करेक्ट। एक एंगल है दोनों के बीच में, और यहां पे तो बिल्कुल आमने सामने नहीं है लेकिन बगल में है, अराउंड एंगल इज 60 डिग्री कह सकते हैं, करेक्ट। तो यहां पे देखिए दो मीथाइल ग्रुप के बीच में कोई टॉर्शनल स्ट्रेन या रिपल्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है दोनों, करेक्ट। अगर टॉर्शनल स्ट्रेन या रिपल्शन नहीं है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, करेक्ट। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब कॉन्फॉर्मेशन, अगर आपको स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो उस कॉन्फॉर्मेशन में टॉर्शनल स्ट्रेन या रिपल्शन बहुत मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, एंगल भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। वो हमें ऑप्शन ए में अचीव हो रहा है, इसीलिए वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ए एज एन आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या क्या आ रहा है इस टॉपिक के अंदर? इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ये हमारा बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है जैसे हमने ट्रेंड एनालिसिस में देखा था, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। तो इन्होंने दिया हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट, ये इनका स्टेटमेंट गलत है, ओके। अब चलिए स्टेटमेंट 2 देख लेंगे। In general, greater the number of alkyl groups attached to a positively charged carbon atom, greater is the hyperconjugation interaction and stabilization of the cation. मतलब मान लो एक कार्बोकैटायन है, इस पे अगर ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लिंक्ड है, ओके। मतलब यहां पे देखो, अगर मैं इस CH3 ग्रुप को ऐसे लिखूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है? जो बगल में CH ग्रुप है वो अपने बॉन्ड को इधर भेजेगा और ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम ही है नो बॉन्ड रेजोनेंस, करेक्ट। तो ऐसे अगर CH बॉन्ड्स का नंबर ज्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ओके। सो सेम कॉन्सेप्ट यहां स्टेटमेंट 2 में हमें दिखाई दे रहा है। इन जनरल, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल groups attached to a positively charged carbon atom, greater is the hyperconjugation interaction and stabilization of the cation. ये स्टेटमेंट इनका बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शंस देखना है, टिक करना है बस। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को प्रेस करते एक टेस्ट खुलेगा जिसका नाम है टैप एंड टेस्ट। आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब विच वन ऑफ द, फिर से हमने एक 2025 का क्वेश्चन लिया है, विच वन ऑफ द कार्बोकैटायंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। तो ऑप्शंस है, सारे कार्बोकैटायंस दिए गए हैं, करेक्ट। देखिए पहला कार्बोकैटायन देखेंगे जो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। देखिए यहां पे ये कार्बोकैटायन है और ये डबल बॉन्ड जो है ये यहां जाके रेजोनेंस बना सकता है, करेक्ट। और यहां पर भी रेजोनेंस बना सकता है, सेम थिंग
हियर एंड हियर। लेकिन फर्क क्या है? देखिए ऑप्शन बी में क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है एंड दोस लोन पेयर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, यहां पे एक्सटेंड हो जाएगा, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा रेजोनेंस का। तो आप बोलोगे सर यहां पर भी सेम केस है, नहीं, लेकिन यहां पर ये लोन पेयर इस तरफ भी रेजोनेंस बना सकते हैं, करेक्ट। तो ऑप्शन बढ़ गए, तो कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस का फायदा मिल रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस का फायदा मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के अंदर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2025 से, डेसिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे मॉलिक्यूल्स दिए, हमें बस फाइंड आउट करते जाना है कि एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है। नॉन एरोमेटिक मतलब एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। ऑप्शंस देख लेंगे, देखिए यहाँ पे ई जी एरोमेटिक, ए बी सी डी एफ एच नॉट एरोमेटिक ऐसे दिया है। ठीक है, मतलब इन्होंने एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का क्लासिफाई नहीं किया है, ये बस जानना चाहते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक मॉलिक्यूल देखते जाएंगे। तो यहां पे देखिए एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या है, इट शुड हैव 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। सो मल्टीपल ऑफ 4 + 2 इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहां पे देखिए नेगेटिव चार्ज मतलब वी विल कंसिडर इट एज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल अंडर 4n + 2 कैटेगरी, सही है ना। 4 + 2, 4 1 जा 4 + 2, तो n = 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक। लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम पॉजिटिव चार्ज को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो ये है एंटी एरोमेटिक। यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको नॉन एरोमेटिक मार्क कर देते हैं या एंटी एरोमेटिक मार्क कर देते हैं, नहीं, क्योंकि यहां पे हम फॉर्मूला को थोड़ा बदल भी सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 4n ± 2 pi, मतलब 4n + 2 pi भी चलेगा, 4n - 2 pi भी चलेगा। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो 4 1 जा 4 -2, तो 4n - 2 के कैटेगरी में आ जाएगा, करेक्ट। तो ये भी एरोमेटिक है। यहां पे 2 नेगेटिव चार्जेस है और एक डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये फिर से एरोमेटिक हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है, देखिए कॉन्जुगेशन भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, करेक्ट। तो सिग्मा बॉन्ड के पीछे सिग्मा, बैक टू बैक सिग्मा बॉन्ड आ गया, तो कॉन्जुगेशन भी ब्रेक हो गया। तो ये भी एरोमेटिक तो बन नहीं सकता है। ये भी एरोमेटिक नहीं है। आप बोल सकते हो सर ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं, एक्चुअली ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसका नेचुरल स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनार ही नहीं है। ओके, तो जब मॉलिक्यूल ही नॉन प्लेनार है तो वो एंटी एरोमेटिक भी नहीं बन सकता है, वो बिल्कुल नॉन एरोमेटिक है। तो यहां पे जो है ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4n + 2 में नहीं आएगा वो। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बैक टू बैक सिग्मा है, तो इसमें भी हमें एरोमेटिसिटी नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या है, देखिए ये C D E H, A C D E एंड H ये सारे एरोमेटिक है। फिर से H एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के कैटेगरी में आ जाता है। मैंने कहा है 4n ± 2 pi इस कैटेगरी में आएगा, तो वो भी एरोमेटिक निकलेगा। तो इसीलिए A C D E H एरोमेटिक है,
BFG नॉट एरोमेटिक है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है। आगे दूसरा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट में, टॉपिक में। तो 2025 जेईई मेंस का PYQ, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, देखिए यहां पे ये मॉलिक्यूल जो है, ये क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक। देखिए एक नेगेटिव डबल बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के कैटेगरी में आ जाएगा। 4n + 2 पाई का मतलब है एरोमेटिक, 4n पाई का मतलब है एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, यहां पे देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आ जाएगा 4n + 2 पाई के कैटेगरी में। तो ये क्या है, ये बिल्कुल एरोमेटिक है। और ये मैंने कहा था ऑक्टा टेट्राइन, इसका स्ट्रक्चर ही प्लेनार नहीं है, इसका स्ट्रक्चर है ऐसे जो बोर्ड शेप में आ जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनार है। जब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार है तो वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कुछ नहीं बन सकता है, वो बिल्कुल नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक, आफ्टर दैट नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल है एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है एरोमेटिसिटी का। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? Q सबसे ज्यादा स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक R बीच में पड़ेगा, और P सबसे लीस्ट स्टेबल। तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए QRP, जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये था एरोमेटिसिटी का और एक दूसरा क्वेश्चन। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अब अगेन 2025 PYQ, लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक कंपाउंड? एक सिंपल डेफिनेशन है, जो H+ को बहुत आसानी से निकाल सकता है, वो बहुत अच्छा एसिड बनेगा। जो मॉलिक्यूल H+ को आराम से निकाल सकता है, वो बहुत अच्छा मॉलिक्यूल बनेगा। देखिए ये कंपाउंड देखेंगे हम, अगर यहां से H+ निकल गया तो ये बनेगा O-, और ये रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस है, जो बचा हुआ स्पीशीज है H+ के निकलने के बाद जो बचा हुआ स्पीशीज है, दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। यहां पर भी रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि ये है इसका एलॉबरेटेड स्ट्रक्चर। अगर H+ निकल गया तो O के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो जाएगा। करेक्ट। और अगर हम तीसरा कंपाउंड लेंगे जो C+OH है, H निकल गया तो वो भी माइनस, और ये भी यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। लेकिन हम चौथा कंपाउंड देखेंगे, EO2C+H। यहाँ पे देखिए, अगर H+ निकल गया, मतलब H मतलब ये CH है, ओके, सो ETO2C+CH है। करेक्ट। अगर ये हाइड्रोजन निकल गया यहां से, तो हाइड्रोजन निकल गया तो कार्ब एनायन बनेगा, लेकिन इस पे कोई रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन नहीं है। दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। सही है ना। अगर H+ के निकल जाने के बाद मॉलिक्यूल आराम से स्टेबिलाइज्ड है तो H+ आराम से निकलेगा, लेकिन फोर्थ कंपाउंड में ये नहीं हो रहा है। तो फोर्थ कंपाउंड जो है ये हमारा लीस्ट एसिडिक कंपाउंड होना चाहिए।
इसीलिए हमारा आंसर है 4। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे सारे अमाइंस दिए गए हैं। अनिलिन दिया गया है जो प्राइमरी अमाइन है, करेक्ट। ईथेन अमाइन प्राइमरी है, एरोमेटिक है, ओके। एंड ईथेन अमाइन इज अगेन प्राइमरी अमाइन। ईथेन अमाइन फिर से प्राइमरी अमाइन है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, एलिफैटिक है। एन इथाइल ईथेन अमाइन इज सेकेंडरी एलिफैटिक। एन डाई इथाइल ईथेन अमाइन ये हो गया टर्शरी एलिफैटिक, करेक्ट। तो इसमें से क्या दिया है? पीकेबी वैल्यूज, मतलब बेसिसिटी का कंपैरिजन करके हमें मैच करना है, ठीक है। तो पीकेबी क्या है? पीकेबी का वैल्यू अगर कम है तो बेसिसिटी ज्यादा है, करेक्ट। पीकेबी का वैल्यू कम है तो बेसिसिटी ज्यादा है। एंड हमें पता है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, मतलब गैसियस स्टेट में, टर्शरी अमाइन बहुत ज्यादा बेसिक होता है, करेक्ट, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। सो नॉर्मल केसेस में क्या हो जाता है, ओके, तो टर्शरी बहुत ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, करेक्ट, उसके बाद अमोनिया एंड उसके बाद आएगा अनिलिन, करेक्ट। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में है। लेकिन अगर एक्वियस सर्कमस्टेंसेस है, एक्वियस सर्कमस्टेंसेस में ये थोड़ा ऑर्डर बदल जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक है स्टेरिक इफेक्ट, दूसरा है सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर एक्वियस कंडीशंस है तो इसका ऑर्डर हम कैसे याद रखेंगे? इसका एक ट्रिक है, याद रखो एसटीपी तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार लिखते हैं, करेक्ट। तो एसटीपी याद करना बहुत आसान है। एसटीपी मतलब क्या है? सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ इथेनमाइंस, मीथेनमाइंस के लिए एसपीटी। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इथेनमाइन से डील कर रहे हैं, देन आई विल स्टिक टू एसटीपी। तो यहां पे सेकेंडरी बहुत ज्यादा बेसिक है, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद प्राइमरी आ जाएगा, करेक्ट। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी। देखिए ये टर्शरी है, डी वाला टर्शरी। सबसे कम पीकेबी वैल्यू किसका होना चाहिए? सेकेंडरी का होना चाहिए, सी का होना चाहिए। सी शुड बी 2, सबसे कम, और यहां पे C2 है, ओके। सो नेक्स्ट एसटीपी, टर्शरी का उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। सो थोड़ा ज्यादा मतलब 3.25। सो D1 है, करेक्ट। उसके बाद आएगा B4 एंड A3, ओके। सबसे कम बेसिसिटी अनिलिन का है, ओके, क्योंकि वो एरोमेटिक है, लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो बेसिसिटी बहुत कम रहेगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ओके। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट जो है, ये गैसियस स्टेट में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एक्सपेक्टेड बेसिसिटी ऑर्डर है। लेकिन एक्वियस स्टेट में हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से बेसिसिटी नहीं आएगा। तो हमें थोड़ा मेमोरी पावर यूज करना है। तो एसटीपी याद कर लो ईथेन अमाइंस के लिए, एसपीटी याद कर लो मीथेन अमाइंस के लिए। तो ये ऑर्डर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है 2024 PYQ। अमॉन्ग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। मेटा डायरेक्टिंग मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। मतलब एक बेंजीन रिंग है, मान लो एक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से खींचेगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से
खींच लेगा तो ये बेंजीन रिंग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पुअर बन जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशंस पे अटैक करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेंजीन के ऊपर और वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आके लिंक हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो यहां पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर बेंजीन को देगा, खींचेगा नहीं, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अल्काइल ग्रुप वी नो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो ही नहीं सकता है। यहां पर भी NH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो COR ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहां पे जो OH है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी COR इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, करेक्ट। COR का मतलब क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है क्योंकि लोन पेयर है, वो बेंजीन रिंग की तरफ भेजेगा अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। COOH अगेन कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, करेक्ट। तो हमें कितने मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स मिल गए? टोटल 1 2 3 4। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4। सिंपल सा क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये PYQ JEE Main 2023 से है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तो 4 कार्बन्स मार्क्ड है। मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल्स रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। कीवर्ड है होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ करस्पॉन्डिंग CH बॉन्ड्स। होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या जनरेट होगा? फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो मतलब बात फ्री रेडिकल्स की हो रही है। तो हम इस मॉलिक्यूल को एक बार देखेंगे। इनको चाहिए मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कार्बन फ्री रेडिकल आ जाएगा, लेकिन वो होगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहां से अगर ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये होगा टर्शरी फ्री रेडिकल। यहां से निकल गया तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और यहां से निकल गया देन कार्बन इन्वॉल्व इन sp है। ये थोड़ा अलग है, करेक्ट। जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल बन रहा है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है पहले, ओके। तो यहां पे लीस्ट स्टेबल हम आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड फ्री रेडिकल इज एन इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज, ओके। सो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस पे स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो लीस्ट स्टेबल अगर हम मार्क करना चाहेंगे तो है कार्बन 1। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? मोस्ट स्टेबल ये होगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस बनाएगा, करेक्ट। ट्रिपल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये इस बॉन्ड के साथ मिलके रेजोनेंस बनाएगा। बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन मोस्ट स्टेबल होगा कार्बन नंबर 2। तो इनको मोस्ट एंड लीस्ट चाहिए, पहले मोस्ट चाहिए उसके बाद लीस्ट चाहिए, तो हमारा आंसर आना चाहिए 2 and 1, जैसे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन पार्टीशन chromatography stationary phase is thin film of liquid present in the inert support. Okay, so in partition chromatography stationary phase is thin film of liquid present on the inert support. ये सही है,
क्योंकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। एक लिक्विड को किसी स्टेशनरी फेस के ऊपर लिया जाता है, दूसरे लिक्विड में कंपोनेंट्स मिक्स करके उसके ऊपर प्लेस किया जाता है, करेक्ट। तो इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट, ये सही है, ओके। बाद में इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेस। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट, ये सही है। एंड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट्स एज ए स्टेशनरी फेस, ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हम ऑप्शन बी के ऊपर जा रहे हैं। थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है, ओके। सो इन पेपर क्रोमेटोग्राफी मटेरियल ऑफ द पेपर एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेस, तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है ये गलत है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सब आएगा। तो पहला क्वेश्चन है इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.20 ग्राम ऑफ ए प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.40 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है 0.20 ग्राम, इनका प्रेसिपिटेट निकला है बेरियम सल्फेट का 0.40 ग्राम, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ सल्फर, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट इनटू सल्फर का मास और पूरा BaSO4 का मास इनटू 100, ओके। तो इन्होंने कितना कंपाउंड लिया था 0.20 ग्राम, तो हमारा m नीचे डिनोमिनेटर में हो गया 0.20, और कितना प्रेसिपिटेट मिला, इनको मिला 0.40, और सल्फर का एटॉमिक मास है 32, पूरा BaSO4 इन्होंने डिटेल्स दिया है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो BaSO4 का आएगा 233 इंटू 100। यहाँ से बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है और हमें 10⁻⁻1 फॉर्मेट में चाहिए, ओके। तो इसका आंसर आएगा 27.5। अगर इसको इंटू 10⁻⁻1 फॉर्मेट में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 275 इंटू 10⁻⁻1, तो हमारा आंसर आना चाहिए 275। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो हमें सीधा सीधा आंसर देना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, और उस लिंक में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसका नाम है टैप एंड टेस्ट। वहाँ जाके आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ज़रूर उस लिंक पे जाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जेईई मेंस को क्रैक करने का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थैंक यू।